We are here to discuss issue on anxiety and its management. So we have a special guest with us, Dr. Anshul Mahajan. Welcome, sir. वेलकम, गुड इवनिंग। Good evening, sir. सर, एंजाइटी जो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में काफी डिस्टरबेंस आती है। तो सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि एंजाइटी बेसिकली होती क्या है? देखिए, एंजाइटी की हम बात करें, इसको हम आम भाषा में बोलते हैं घबराहट। जैसे पेशेंट कहता है हॉल पड़ना, जल्दी घबरा जाना, डर लगना। इसमें इंसान को काफी हद तक डर लगता है। इसमें हॉल से पढ़ते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं पैल्पिटेशन। बहुत से पेशेंट्स बोलते हैं कि सर हमें साथ ही डर के साथ साथ पसीना भी आता है। रात को डरावने डरावने से सपने आते हैं, जिसको हम कहते हैं नाइटमेयर्स। कभी कभी सपने इतने बुरे आते हैं कि उनकी नींद टूट जाती है, जिसके कारण लोगों में नींद की दिक्कत, एंजाइटी में नींद की दिक्कत आने की संभावना पाई जाती है। इसके अलावा जो कि जैसे कि आजकल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, उसके कारण ये बेसिक लक्षण है एंजाइटी के जो हम लोगों में देखते हैं। इसको हम कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। जी 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 सर, जैसा आपने हमें बताया कि एंजाइटी बेसिकली दिल की धड़कन बढ़ जाना, सांस लेने में दिक्कत और अपने अपने रूटीन के अंदर डिस्टरबेंस आ जाना, हम जिसकी वजह से छोटे छोटे टास्क को भी नहीं कर पाते हैं। एक बेवजह का डर जिसे हम बोल सकते हैं आने वाले टाइम को लेके। तो सर, ये एंजाइटी बिल्कुल आपने ठीक बताया। आपने बहुत अच्छा हमें गाइड किया। अब सर, क्या एंजाइटी के कोई टाइप भी होते हैं? जी हाँ, डिफरेंट टाइप्स होते हैं एंजाइटी के। सबसे पहला होता है कि कुछ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब कि जनरल सिचुएशन को लेके पर्टिकुलर पेशेंट में, पर्टिकुलर पर्सन में एंजाइटी के साइन सिम्टम्स आते हैं। एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशंस यानी कि रेपिटेटिव रिकरेंट कंटिन्यूस थॉट्स माइंड में आते हैं, जो कि या विचार बात माइंड में आते हैं, जो कि माइंड में कंट्रोल नहीं होते हैं, जिसके कारण मोटर एक्टिविटी प्रेसिपिटेट होती है, जिसको हम कहते हैं कंपल्शन। उसको कहते हैं ओसीडी, यानी कि बार बार हाथ धोना, कुंडी खोलना बंद करना, कुछ जूठा जूठा ना खाना, या आसपास की गंदगी के आसपास रहेंगे तो घबराहट सी रहती है, तो कहते हैं ओसीडी। पैनिक डिसऑर्डर मतलब कि डर जाना, पैनिकी हो जाना। देखिए, कभी कभी तो हर कोई पैनिकी होता है, पर यदि ये डिसऑर्डर आपकी ऑक्यूपेशनल, आपकी सोशल और आपकी पर्सनल लाइफ को खराब करता है, तो हम उसको पैनिक डिसऑर्डर लेबल करते हैं। इसमें इंसान को अधिकतर डर, एप्रीहेंशन रहता है, उसको हाथों में कंपन होती है, पैल्पिटेशन होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पेट दर्द बताता है, बार बार वॉशरूम जाने की इच्छा रहती है। या यदि ये एक होता है पैनिक अटैक, जो कि पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। यदि पैनिक अटैक कंटिन्यूस हो जाए तो हम उसको पैनिक डिसऑर्डर लेबल करते हैं। इसके अलावा होता है पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। किसी प्रकार का स्ट्रेस, जैसे आजकल के टाइम में मैं एग्जांपल देना चाहूंगा जो लोग बहुत इजीली समझ पाएंगे। कोविड 19 को मान लिया एक स्ट्रेस है, जिसके कारण लोगों में एक ट्रॉमा है, जिसके कारण लोगों में एक स्ट्रेस, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक ट्रॉमा के कारण स्ट्रेस डिसऑर्डर पैदा होता है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। या जो रेप विक्टिम्स होते हैं, जो वॉर के विक्टिम्स होते हैं, या जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स होते हैं, उनमें यह बहुत अधिकतर तक पाया जाता है। इसके अलावा सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब सोशली लोगों को मिलने में, काम करने में उनको जो डिसऑर्डर होता है, जिसको हम कहते हैं सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। जी जी तो ये है जी बेसिकली टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। जी सर, ये कॉमन मेन एंजाइटी टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स हो गए सर, जैसे आपने हमें बताया। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू फॉर दैट। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पुट अप होता है कि ये जो थॉट्स हैं, जैसे आपने बताया ओसीडी के बारे में, ऑब्सेसिव में के अंदर आपने बताया कि एक रिपीटेटिव थॉट्स आना ना, कोविड के टाइम पे लोगों को बहुत रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि मेरे को कोविड तो नहीं हो जाएगा। तो कोविड से रिलेटेड जो उनके मन में ये विचार आ रहे हैं, तो उसको लेके अब वो लोग अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली कोविड 19 के कारण बहुत से लोगों में पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, डर या ओसीडी जैसे लक्षण पाए गए हैं। और डेफिनेटली उनमें जिन लोगों में बार बार हाथ धोने की संभावना है, या बार बार चेकिंग करने की संभावना है, या सिंपल भाषा में रेपिटेटिव थॉट्स की जिनकी संभावना रहती है, डेफिनेटली कोविड 19 की वजह से ओसीडी जैसे सिम्टम्स या ओसीडी लाइक पिक्चर प्रेसिपिटेट कर चुका है।
बेसिकली जो उसके प्रिकॉशंस हैं उनमें से एक प्रिकॉशन ये है कि रेगुलर इंटरवल्स पे आपको हैंड वॉश करने हैं, और ओसीडी में भी इंसान बार बार हैंड वॉश करता है। अब कोई इंसान बाहर जाता है, किसी चीज को टच करेगा और डेफिनेटली अपना हैंड को सैनिटाइज करेगा, उसको एंग्जाइटी रहेगी कि मुझे कोविड-19 ना हो जाए, तो डेफिनेटली बहुत हद तक ये डिसऑर्डर्स इंक्रीज कर चुके हैं। अब रहा सवाल इन थॉट्स को मैनेज कैसे करना है। देखिए, जो बार बार विचार आते हैं जिसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसके लिए पेशेंट को ये जानना जरूरी है कि जो उसको विचार आ रहे हैं, सबसे पहले क्या वो कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता। यदि वह विचार, मोस्टली ओसीडी के पेशेंट्स विचार नहीं कंट्रोल कर सकते, जिसके लिए उनको साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है, ट्रीटमेंट प्रॉपर करवाने की जरूरत है। साथ ही साथ इसके लिए बहुत ही बढ़िया थेरेपी होती है सीबीटी, जो कि ओसीडी में हेल्पफुल है। अब रही बात कि कोविड-19 के दौरान कैसे करना है, सबसे पहले तो देखिए लिमिट में आपको हाथ धोने हैं, आपको अपनी नंबर 2 आउटिंग लिमिट से लिमिट बहुत ही कम से कम करनी है, प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये तीनों रूल्स फॉलो करने की जरूरत है। बार बार हाथ धोने से भी हाथों में नुकसान हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, तो एक लिमिट में ही हाथ धोना। डेफिनेटली अगर आप बाहर जाते हैं, किसी भी सर्फेस को टच करते हैं, बाय चांस, वैसे तो अवॉइड ही करें, पर बाय चांस टच करते हैं तो उनको लिमिट में ही हाथ धोएं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा न्यूज नहीं देखनी है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। और जो डर है, जो इनसिक्योरिटीज हैं, डेफिनेटली काफी हद तक बढ़ चुका है। इसके लिए आप नियर बाय साइकोलॉजिस्ट को या कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट को जाके दिखा सकते हैं। बहुत सी ऐसी मेडिसिन है, बहुत सी अच्छी काउंसलिंग का रोल होता है। आप इस प्रकार अपने विचार को कंट्रोल कर सकते हैं। उसको बेसिकली आदत नहीं बनानी है, आप उसको लिमिट तक ही रखें, तो आपके लिए भी ठीक है। और अब बीमार कि ओसीडी की अगर हमारे फीचर्स आते हैं या हमें ऐसी एंजाइटी होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सर मोस्टली आज की डेट में सबके माइंड में ये थॉट आता है कि एंजाइटी कहीं ये वाकई में ये एंजाइटी है कि मेरे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि मुझे कब डॉक्टर के पास विजिट करना है, मुझे कब सीबीटी के लिए जाना चाहिए। आप प्लीज इस पे हमें लाइमलाइट कीजिए। देखिए, थोड़ी बहुत एंजाइटी, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना एक पॉजिटिव साइन है, पर यदि आपकी एंजाइटी या स्ट्रेस के सिम्टम्स, जो मैंने घबराहट के सिम्टम्स डिस्कस किए हैं, घबराहट, हॉल पड़ना, बेचैनी होना, डर लगना, कंपन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, पेट दर्द करना, बार बार वॉशरूम जाने की इच्छा होना और डिस्कम्फर्ट सा फील करना, और यदि ये सिम्टम्स 6 मंथ से ज्यादातर परसिस्ट करते हैं, आपकी ऑक्यूपेशनल, आपकी प्रोफेशनल, आपके रिलेशनशिप को खराब कर रहे हैं, आपके घर वाले नोटिस कर रहे हैं, और ये भी आप नोटिस कर रहे हैं कि जो आपके रिलेशनशिप है वो खराब हो रहे हैं, या किसी प्रकार की कोई कम्युनिकेशन खराब हो रही है, तो जाके आपको जाके आप नियर बाय साइकियाट्रिस्ट या कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट को जाके डेफिनेटली दिखाना है। ड्यूरेशन मैंने बताया, ड्यूरेशन फिर से बताता हूँ, मोर देन 6 मंथ यदि सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, तो हमें जाके डॉक्टर के लिए दिखाना चाहिए। तब हमारे ये वरी की बात होती है। सर अभी जैसे आपने बताया कि 6 महीने तक अगर ये सिम्टम्स कॉन्टिन्यूअस रहे तो हमें डॉक्टर के पास मस्टली विजिट करना चाहिए। सर यहाँ पे एक दर्शकों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या एंजाइटी डेंजरस हो सकता है उनकी हेल्थ को लेके। देखिए, एंजाइटी से कारण घबराहट होती है, हॉल होती है, या डर सा लगता है, एप्रीहेंशन सी होती है फ्यूचर के आने वाले टाइम में, इंसान होपलेस हेल्पलेस फील करता है। डेफिनेटली यदि आप इसका इलाज नहीं कराएंगे तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रोफेशनल, आपका रिलेशनशिप, आपका ऑक्यूपेशनल, डेफिनेटली ये तीनों डोमेन्स अफेक्ट होते ही हैं। तो ज्यादा एंजाइटी या पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर्स भी देखिए डेंजरस की बात नहीं है, पर डेफिनेटली यदि इसका इलाज प्रॉपर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इन तीनों डोमेन्स पे आपका डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके कारण आपका प्रोफेशनल, पर्सनल या आपकी ओवरऑल लाइफ नेगेटिव साइड में या आपकी ओवरऑल लाइफ इफेक्ट हो सकती है। जी जी। सर आपने बहुत अच्छा हमें गाइड किया कि ये इतनी डेंजरस नहीं है। हमें इसके अपने सिर्फ थॉट्स को चेंज करना है, थॉट को डाइवर्ट करना है, जो आपने बताया कि सीबीटी से भी होता है और मेडिसिन से। सर मेडिसिन का और काउंसलिंग का
इसमें क्या क्या रोल इम्प्लीमेंट होता है? क्या सिर्फ मेडिसिन से इसको सेट किया जा सकता है, या सिर्फ काउंसलिंग से काम चल जाएगा, या दोनों लेने पड़ेंगे, या एक से भी हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं? मैं एक पिछले सवाल का जवाब ये देना चाहता हूँ कि देखिए, एंजाइटी को कभी भी हमें लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कि वो डेंजरस नहीं है, पर फिर भी यदि आपके आसपास या आपको खुद को या किसी को भी एंजाइटी किसी ना किसी कारण से महसूस होती है, डेफिनेटली जाके साइकोलॉजिस्ट से जाके कंसल्ट कीजिए या साइकाट्रिस्ट से जाके कंसल्ट कीजिए। इसको लाइटली नहीं लेना है, और फैमिली मेंबर्स को स्पेसिफिकली लाइटली लेने की जरूरत नहीं, डेफिनेटली जाके दिखाएं। सवाल जो आपने पूछा है कि मेडिसिन का क्या रोल है, काउंसलिंग का क्या रोल है, देखिए डेफिनेटली दोनों का रोल है। जैसे 1+1 2 होता है, वैसे ही मेडिकेशंस प्लस काउंसलिंग का दोनों का ही अहम रोल होता है। काउंसलिंग से पेशेंट को बीमारी के बारे में अवेयरनेस मिलती है, पेशेंट के अटेंडेंट्स को बीमारी के बारे में अवेयरनेस मिलती है, पेशेंट को समझ आती है कि देखिए मुझे ये चीज़, पेशेंट के फॉर एग्जांपल किसी को किसी पर्टिकुलर चीज़ एंजाइटी होती है, तो काउंसलिंग में वो हमें बेसिकली फैक्टर्स बताता है जिस जिस कारण से उसको एंजाइटी होती है। हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसको थॉट प्रोसेस चेंज करने की कोशिश करते हैं, और डेफिनेटली उसका थॉट प्रोसेस एक हम स्ट्रीमलाइन लाने की कोशिश करते हैं काउंसलिंग का। इसके अलावा मेडिकेशंस का भी बहुत हद तक रोल होता है। डेफिनेटली एंजाइटी तुरंत कंट्रोल कर मेडिसिन कंट्रोल कर सकते हैं, और मेडिसिन का जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली आई हैव सीन मेनी ऑफ द पेशेंट्स दे आर गेटिंग बेटर विद द मेडिकेशन, दे आर गेटिंग बेटर विद द काउंसलिंग। सो डेफिनेटली मेडिसिन का काफी अच्छा रोल होता है। एंटी एंजाइटी मेडिसिन होती हैं जिनसे एंजाइटी बहुत हद तक कंट्रोल की जा सकती है। जी सर। जी सर। सर, तो इसके अलावा ये आपने बताया कि हम मेडिकल टर्म से हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दैट, घर में हम क्या क्या प्रिकॉशंस लें? क्या इसके लिए हमें मेडिटेशन करना बेनिफिशियल होगा? क्या योगा करना बेनिफिशियल होगा? देखिए, घर पे हमें एक फिक्स शेड्यूल बनाने की जरूरत है कि फिक्स टाइम पे सोने की जरूरत है, फिक्स टाइम पे उठने की जरूरत है। साथ ही साथ आपको जो भी मील्स लेने हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, बिल्कुल टाइम से लेने की जरूरत है। इसके अलावा योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बहुत ही अहम रोल है। एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए 30 मिनट्स में। इनफैक्ट कोई भी ओपीडी पेशेंट आता है या आईपीडी पेशेंट्स में, सबसे पहले मेरा प्रोटोकॉल होता है कि मैं उनको वॉक करवाऊं, ताकि एक बेसिकली वॉकिंग से, पेशेंट ने पूछा भी था कि सर आप वॉकिंग क्यों कराते हैं, डेफिनेटली वॉकिंग से बहुत ही, एक्सरसाइज से बहुत फायदा होता है। एक एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जिससे इंसान खुश रहता है। एंडोर्फिन हैप्पीनेस केमिकल्स मान सकते हैं, जिससे काफी हद तक नेगेटिविटी कम होकर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। तो योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं फॉर मिनिमम 30 मिनट्स। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या रिलैक्सेशन कर सकते हैं। आप घर पे बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंडोर गेम्स में अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं, कॉमेडी मूवीज देख सकते हैं, नेट का यूसेज, मोबाइल का यूसेज कम से कम कर सकते हैं। और इसके अलावा फैमिली के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फैमिली में अपने नियर एंड डियर वन से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और फैमिली आपस में एक गेट टुगेदर कर सकती है, म्यूजिक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं। ये तरीके हैं जो कि फैमिली में आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी एंजाइटी दूर हो जाए। सर, आपने अभी बताया जैसे कि हमें मोबाइल के ऊपर टाइम कम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, आज जनरेशन को छोड़ के हम खुद की भी बात करें, तो बेसिकली हम मोबाइल के ऊपर इतने वीडियोस लुकआउट करना शुरू कर देते हैं, इतना सर्च आउट करना शुरू कर देते हैं, या व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो क्या मोबाइल के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करना, कंप्यूटर के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करना, क्या एंजाइटी का कहीं ना कहीं कनेक्शन इसके साथ है? डेफिनेटली है, बिकॉज जब जब कोई भी इंसान किसी चीज का एक्सेस यूज करता है, कुछ ना कुछ उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते ही हैं। जब कोई भी इंसान ज्यादा इंटरनेट या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगा, तो उसको डेफिनेटली नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको डिप्रेसिव सिम्टम्स आ सकते हैं ना। डेफिनेटली एक्सेसिव यूज इज बैड, पर इनको लिमिट में यूज करने की जरूरत है। जी जी। सर, मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगा, आपने हमें काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। तो सर, अगर आपको इस कंक्लूड करना हो इस सेशन को, आप बेसिकली क्या, हाँ, हमारी ऑडियंस को कहना चाहेंगे? बेसिकली एंजाइटी डिसऑर्डर इज अ काइंड ऑफ साइकेट्रिक एंड मेंटल हेल्थ इशू, जिसमें इंसान को घबराहट होती है, हॉल पड़ता है, डर लगता है, उसको एप्रीहेंशन होती है, फ्यूचर को लेकर टेंशन सी रहती है, जिसके कारण नींद सी उसकी खराब हो जाती है, या उसके नाइटमेयर्स होते हैं। बहुत से पेशेंट्स में फिजिकल सिम्टम लाइक हेडेक या पेट दर्द होता है।
इसके अलावा इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम या भूख भूख ज्यादा या कम लगने की दिक्कत होती है और हाथों पाँव में कंपन होती है, तो ये घबराहट के सिम्टम्स हैं। हमें इसको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। हमें ये सिम्टम्स यदि किसी को है तो वह नियर बाय कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट को सिम्टम्स को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। ये मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। और डेफिनेटली यदि लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको आप डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और आप भी जानते हैं हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने अप्रोक्सीमेटली बहुत से पेशेंट एंजाइटी के देखे हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के देखे हैं, जो कि काफी हद तक दे गेटिंग इम्प्रूव विद द मेडिकेशन, काफी हद तक दे गेटिंग इम्प्रूव विद द काउंसलिंग। तो ये मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, एंजाइटी को कभी लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। इसका इलाज संभव है, जैसे ब्लड प्रेशर का इलाज संभव है, ब्लड डायबिटीज का इलाज संभव है, ट्यूबरकुलोसिस का इलाज संभव है, उसी प्रकार एंजाइटी डिसऑर्डर्स या किसी प्रकार की मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, एनी काइंड ऑफ एडिशन, इन सब का इलाज संभव है। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो जैसा कि ऑडियंस आपने सुना कि एंजाइटी को इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन डेंजरस ना होने के साथ साथ भी इसके ऊपर हम इसको निग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली हमें किसी साइकेट्रिस्ट से और किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि इसके लिए मेडिकेशन और काउंसलिंग सेशंस रेगुलर बेसिस पे हो, जिससे कि इनकी मेडिसिन लंबे समय तक ना चल के कुछ टाइम के बाद बंद हो सके। अदरवाइज ये ऑन एंड ऑफ मेडिसिन हमें कंटिन्यू रखनी ही पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो हम फिर एक बार नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे कुछ ही दिनों में। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू।